और बताओ कैसे हो तुम सब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मॉडर्न मास्टर जी को तुम्हारी चिंता रहती है। तो चलो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का 16 चैप्टर यानी कि प्रकाश। अरे आगे चले गया, ये रहा आपका चैप्टर प्रकाश। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो अपनी कॉपी और पेन उठाओ और बिना किसी देरी के हम चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास। मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं, तो डरना मत क्योंकि मॉडर्न मास्टर जी भी तुम्हारे साथ आएंगे। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? उसके बाद आप कमरे में जाकर देखना कि क्या आप वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। तो अब आप इसका आंसर लिखेंगे। यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो हम कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते। जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते क्योंकि हम वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से देख पाते हैं, जो कि अंधेरे कमरे में नहीं होगा। हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को भी केवल तभी देख सकते हैं यदि वहाँ पर रोशनी हो, ताकि परिवर्तित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचे। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रही है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पढ़ें, यानी कि आप पहले चैप्टर पढ़ें कि आखिरकार चैप्टर के अंदर है क्या। उसके बाद तो आप क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उनके आंसर आप अपने आप कर देंगे। और अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा तब तो आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, क्योंकि अगर मैं आपको इसी चैप्टर यानी कि इसी वीडियो में अगर मैं आपको चैप्टर भी समझाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। पहले आप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आएँ। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नियमित तथा विस्तृत परावर्तन में अंतर बताइए। अब जो नियमित और विस्तृत जो परावर्तन होता है उसमें आपको अंतर बताना है। क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? अब जो विस्तृत परावर्तन होता है क्या उसका मतलब होता है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो नियमित परावर्तन यानी कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब जो विस्तृत परावर्तन होता है, जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ के परिवर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। अब ये तो आपने बता दिया कि नियमित और विस्तृत परावर्तन में अंतर बता दिया आपने। अब अगला क्वेश्चन था हम पे कि क्या विस्तृत परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? तो नहीं, विस्तृत परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसी जो विषम परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही रफ सरफेस होता है, उसमें काफ़ी खड्डे, काफ़ी अलग अलग तरह की जो होती हैं, जो भी अनियमितताएं होती हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनके टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो अब आपको बताना है कि निम्न में से क्या होगा। प्रत्येक स्थान के सामने लिखिए कि अगर यदि यदि एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए, जब इनसे टकराएगी तो नियमित परावर्तन क्या होगा या विस्तृत परावर्तन होगा। उसके बाद नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा, और प्रत्येक स्थिति में आपको उसका औचित्य भी देना है। तो पहले हम देखते हैं पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। अब जिस लकड़ी की मेज पर पॉलिश होगी तो उसमें साफ सी बात है, जाहिर सी बात है कि नियमित परावर्तन होगा। अब ख है चौक पाउडर। चौक पाउडर में क्या होगा? विस्तृत होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही जो होती हैं अनियमितताएं होती हैं। अब है गत्ते का प्रश्न। गत्ते के प्रश्न में भी विस्तृत होगा। संगमरमर के फर्श पर फैला जल, उसमें भी नियमित होगा। और हम
आगे देखते हैं दर्पण। दर्पण में क्या होगा, नियमित होगा। और कागज का टुकड़ा, इसमें भी नियमित होगा। अब वो कागज पे बात है, एक रफ कॉपी का कागज होता है और एक काफ़ी प्लेन कागज होता है। तो प्लेन कागज में हो सकता है कि नियमित होगा, वरना मैक्सिमम कागजों में क्या होता है, विसरित परावर्तन होता है। हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, परावर्तन के नियम बताइए। अब परावर्तन के आपको नियम बताने हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं और ये निम्नलिखित हैं। जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या अर्थात जो आई होता है यानी कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होता है। हमेशा इनका एंगल जो होता है वो बराबर होता है। और आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी क्या होती है, एक तल में होते हैं, यानी कि ये सीधा होते हैं। अभी हम इसको और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है। ये क्या है, नीचे ये एक पॉलिश सरफेस यानी कि एक आप मिरर यानी कि कांच का टुकड़ा समझ ले, यानी कि प्लेन मिरर। उसके बाद इसमें क्या है, आपतित कोण ये है, ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, आपतित कोण ये है। और ये बीच में क्या होता है, बीच में जो सीधा एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है उसे हम बोलते हैं अभिलंब। और उसके बाद क्या हुआ, अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है उसे हम इंसिडेंट किरण, ये इंसिडेंट किरण है यानी कि आपतित किरण है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, हमेशा ये दोनों आई और आर कोण बराबर होंगे। तो आप इसे समझ रहे हैं। जो अभिलंब होता है ये तो परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद जो आपतित किरण आती है और जो परावर्तित किरण आती है, उनके बीच में जो एंगल बनते हैं अभिलंब के साथ, वो हमेशा बराबर होते हैं। ये इसका एक नियम है। और दूसरा नियम इसमें होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है, जो ये आपको यहाँ पर दे रखा है, ये आपतन बिंदु होता है यहाँ पर। दूसरा नियम क्या कहता है, ये सभी जितनी भी ये तीन किरणें आपको दिख रही हैं, एक अभिलंब होता है, एक आपतित किरण और एक परावर्तित किरण, ये हमेशा क्या होती हैं, एक ही तल में होते हैं। यानी कि आप अगर इधर से इसको देखते हैं तो ये आपको सीधा दिखाई देंगे, तीनों एक ही लाइन में होंगे। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु ये क्या होते हैं, अभिलंब पर एक ही तल में होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा जो आपतन बिंदु होता है अभिलंब, ये एक ही तल में होते हैं। एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। अब आपको एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसको आपको समझाना है। तो अब हम यहाँ पर उसका उत्तर देखते हैं। एक कागज़ की सीट को मेज पर रखें। आपने क्या करना है, एक कागज़ की सीट को मेज पर रखना है और उसके बीच में एक सीधी रेखा पेंसिल और मापन की सहायता से खींचे। उसके बीच में एक सीधी रेखा खींचनी है पेंसिल तथा मापन की सहायता से। फिर उस सीधी रेखा पर एक शीशा खड़ा करें और उस सीधी रेखा पर आपको एक शीशा खड़ा करना है। इसके पश्चात एक टॉर्च की सहायता से उस शीशे पर प्रकाश डालें। अब एक टॉर्च की सहायता से आपको उस शीशे पर प्रकाश डालना है। तो हम पाते हैं कि जो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण होता है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आप करके देख सकते हैं, आपको ये और भी अच्छी तरह से आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में है आपके पास रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला पॉइंट है इसमें, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से डैश मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। डैश मीटर दूर दिखाई देता है, तो इसमें कितना होगा, 1 ही मीटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि समतल दर्पण में क्या होता है, उतनी ही दूरी दिखाई देती है। ख हम देखते हैं, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने किस कान को छुएंगे, बाएं कान को या फिर बाएं कान को छुएंगे आप, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, बाएं कान को छूने तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आप अपना दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया हो। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि जो मिरर में होता है, अगर आप क्या करेंगे, समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएं, उसके बाद अपना जो दायां हाथ होता है उससे अपने डैश कान को यानी कि बाएं कान को छुएं, ठीक है। उसके बाद तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका क्या है, दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है। तो इसको आप और भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। आप शीशे के आगे खड़े होकर ये क्रियाकलाप कर सकते हैं।
अब हम गौ देखते हैं। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं यानी कि बहुत धीमी लाइट में, तो आपकी पुतली का साइज डैश हो जाता है यानी कि विस्तृत हो जाता है। और अब हम देखते हैं रात्रि पक्षियों के नेत्रों में जो शालाकाओं की संख्या क्या हो जाती है, संख्या की अपेक्षा जो शंकुओं की संख्या होती है वो अधिक हो जाती है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 7 और 8 में सही विकल्प छांटिए। अब आपको 7 और 8 में सही विकल्प छांटने हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह है सदैव, कभी कभी, विशेष दिशाओं में या कभी नहीं। तो ये तो आपको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब ये क्या है, ये एक नियम है, तो ये सदैव फॉलो किया जाएगा, यानी कि ये नियम है, सब जगह फॉलो होगा। उसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। अब क्या होता है, समतल दर्पण जब प्रतिबिंब बनाता है आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित, तो इसमें हमारा ख आंसर आएगा। आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। दर्पण के पीछे होता है और बिंब का जो साइज होता है उसके ही बराबर होता है। अब आपके सामने 9th क्वेश्चन है। कैलाइडोस्कोप की क्या करनी है, आपको रचना करनी है, रचना का वर्णन करना है। वो रचना तो किसी ने कर चुकी है पहले ही। तो अब हम देखते हैं कैलाइडोस्कोप की रचना आनत दर्पणों से बहुलित परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक मनोरंजन युक्ति है जिसे बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप कहते हैं। इसमें क्या होता है, 3 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे जाते हैं। दर्पणों को प्रायः एक जो बेलनाकार डिब्बे में रखा जाता है जिसके एक सिरे पर रंगीन कांच के कुछ टुकड़े जो रखे जाते हैं। उसके बाद जब दूसरे सिरे से देखते हैं तो दर्पणों द्वारा बने कांच के टुकड़े के बहुलित प्रतिबिंब के कारण एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है और बहुमूर्तिदर्शी को घुमाने पर कांच के टुकड़ों तथा उनके प्रतिबिंबों द्वारा बना पैटर्न परिवर्तित होता रहता है। तो इससे आपको पता चला होगा कि जो कैलाइडोस्कोप होता है वो किस तरह, उसकी रचना किस तरह हुई है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को जो हमने एक्सप्लेनेशन की बनाई है उसको आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल में बताया गया है कि आखिर ये किस तरह से बना है। हर चीज़ इस चैप्टर के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है कि हर चीज़ इसके अंदर क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर। अब आ गया है आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाना है आपको। तो इसमें क्या होगा, मानव नेत्र का एक रेखांकित चित्र आपके सामने है। तो इसमें आप देख सकते हैं चित्र मानव नेत्र। तो इस तरह से जो मनुष्य की आँख कुछ इस तरह से होती है और इसमें क्या होती है, परितारिका। इधर ये जो ये होती है इसे कहते हैं हम परितारिका। आप इसको और जूम करके देख सकते हैं। तो ये होती है इसमें परितारिका। पक्षाभ पेशी हम इसको कहते हैं, जो बाहर से एक लेयर जैसी आपको दिखाई दे रही है। और लेंस क्या होता है, लेंस बीच में होता है जो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। कॉर्निया, कॉर्निया आँख के बाहर से होता है, वो इस तरह का दिखाई देता है। उसके बाद रेटिना है। तो रेटिना आप देख सकते हैं एक नर्व टाइप में आपको इधर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं रेटिना। और प्राशिक, यहाँ पर एक प्रकाशिक तंत्रिका होती है तो वो यहाँ पर होती है। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप यहाँ पर देखकर डायग्राम बना सकते हैं। और अब हम आगे देखते हैं। अब क्या होता है, गुरमीत टॉर्च, लेज़र टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता है। उसके अध्यापक ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? तो अध्यापक ने उसे ऐसा करने से इसलिए मना किया क्योंकि जो लेज़र किरणें से क्या होता है, रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक तेज प्रकाश होने के कारण इससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। इसलिए जो अध्यापक द्वारा गुरमीत को लेज़र टॉर्च का क्या हुआ, लेज़र टॉर्च को प्रयोग करने के लिए मना करना उचित है। अगर कभी भी आपको लेज़र टॉर्च मिलती है तो उसे कभी भी अपनी आंखों पर ना लगाएं क्योंकि वो बहुत ही बुरा प्रभाव देती है। तो अब आपके सामने यहाँ पर 12th क्वेश्चन है। वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल किस तरह से करेंगे। तो अगर आपकी आंखें ख़राब है, मॉडर्न मास्टर जी की तरह आप चश्मा पहनते हैं, तो आप अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। और अगर आपकी आंखें ख़राब नहीं हैं तब भी आपको अपने आंखों की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि आंखें क्या होती हैं, एक जीवन दान होती हैं। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। नेत्रों की देखभाल हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, यदि हमारी आंखों में
कोई भी समस्या हो तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। अगर आपको आंखों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं उनके पास आपको जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच करानी चाहिए, यानी कि आपको लगातार कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपको अपने आंखों की जांच करानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। अगर आपको बताया गया है डॉक्टर के द्वारा कि आपको चश्मा पहनना चाहिए तो आपको लिमिट के हिसाब से आपको डेली चश्मा पहनना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। आपको बहुत कम लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत तेज़ लाइट में भी नहीं पढ़ना चाहिए। आपको चाहिए मीडियम लाइट। अब अगला पॉइंट है, इसमें फोर्थ पॉइंट, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब जो सूर्य होते हैं और कहीं पर जो वेल्डिंग हो रही होती है, आपने देखा होगा, तो वो आदमी भी काले चश्मे पहनकर वेल्डिंग करता है, क्योंकि उससे बहुत ही तेज क्या होती है, लाइट की जो किरणें आती हैं। तो अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। अपने नेत्र जो आप मसलते हैं, अपने आंखों को कभी भी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। अगर आपके आंखों में क्या होता है, कभी कोई धूल का कण फंस जाता है तो अपने आंखों को स्वच्छ जल उससे धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। अब सिक्स्थ पॉइंट है यहाँ पर, अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। अपने नेत्रों को क्या करना चाहिए, बार बार साफ पानी से धोना चाहिए। सेवन्थ है, पाठन सामग्री को सदैव दृष्टि की समान दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। अब कोई क्या करते हैं, बहुत ही पास किताब रखकर पढ़ते हैं या फिर कोई बहुत दूर किताब रखकर पढ़ते हैं, तो आपको एक मीडियम दूरी पर आपको किताब रखकर पढ़नी चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। अब आपके पास 13 क्वेश्चन है, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण होती हैं वो अभिलंब के साथ समान डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो जो अभिलंब के साथ ये क्या करेंगे, समान डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यानी कि अभिलंब के साथ 90 डिग्री का अगर इन दोनों के बीच में है तो 45-45 का दोनों कोण बनाएंगे। तो परावर्तित किरण का आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर हमारे पास 14 क्वेश्चन है, यदि दो समांतर समतल दर्पणों एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब आपको दिया गया है कि यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच में रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो आप लिख सकते हैं अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि एक शीशे के अंदर दूसरा शीशा इस तरह से चलते रहेंगे तो उनके इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे, यानी कि बहुत सारे, आप उनको गिन भी नहीं सकते। यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, दो दर्पण एक दूसरे से लंबवत रखे हैं। अब दो दर्पण क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक दूसरे से लंबवत यानी कि एक दूसरे के क्या है, उनके वर्टिक्स जुड़े हुए हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसे कि चित्र 16.19 में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ से 30 डिग्री का कोण आया तो वो यहाँ से ये अभिलंब है बीच में और इससे क्या बनाएगा, वो भी 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आपको बताना है कि वो इस जो ये वाला मिरर है इस पर वो कहाँ पर अटैच करती है, कहाँ पर उसको कोलाइड करती है। उसके बाद यहाँ से वो फिर टकरा कर जाएगी। तो आपको यहाँ पर एंगल बताना है कि कितने एंगल पर उसे कोलाइड करेगी। अब यहाँ पर आपके सामने देखो उसी का सॉल्यूशन दिया गया है। तो जो दो मिरर थे वो इस तरह थे और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से अटैच हैं। तो यहाँ से जब क्या हुआ, यहाँ से एक कोण आया 30 डिग्री का, यहाँ पर उसने 60 डिग्री का कर दिया। आप इनको 30 का मान कर चलें। उसके बाद क्या होगा, बीच में लंबवत यानी कि ये आपका यहाँ पर अभिलंब है। उसके बाद यहाँ से ये भी 60 डिग्री का बनेगा और जब क्या होगा, यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को कोलाइड किया और यहाँ पर भी इन्होंने 60 डिग्री के एंगल बनाए। यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, चित्र 16.20 में दर्शाए अनुसार बुझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व के कुछ हटाकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। अब बुझो क्या करता है, यहाँ पर यानी कि इसके जो एंड पॉइंट है इससे थोड़ा सा दूर हट के यहाँ पर खड़ा होता है। उसके बाद
क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? अब आपको बताना है कि बूझो अगर ए पॉइंट पे खड़ा है तो क्या वह स्वयं को देख सकता है? क्या वह पी, क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? अब आपको ये प्लेन मिरर दिया गया है और यहाँ पर बूझो खड़ा है, यानी कि ये मिरर से थोड़ा सा बाहर को हट के खड़ा है और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या वह ए को यानी कि खुद को वो देख सकता है या फिर वो पी, क्यू और आर को देख सकता है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर आपका उत्तर होगा नहीं, वह स्वयं को दर्पण में नहीं देख सकता क्योंकि वह पी, क्यू पर स्थित बिंदुओं जो वस्तुएं रखे हुए उनको देख सकता है, लेकिन आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब नहीं देख सकता। अब आपको यहाँ पर उन्होंने दिया गया है कि वह खुद को तो नहीं देख सकता क्योंकि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो खुद को नहीं देख सकता। लेकिन पी और क्यू को वो देख सकता है क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्ट होकर खाएंगे वापस बूझों के पास आएंगे। उसके बाद आर को वो नहीं देख सकता क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर काफ़ी दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आप जा सकते हो, आज़ाद हो। लेकिन रुको, अगर अभी तक आपने मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मॉडर्न मास्टर जी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां मैंने आपको मॉडर्न मास्टर जी के इंस्टाग्राम और फेसबुक ग्रुप की लिंक दी है, आप वहां पर पर्सनली जाकर मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलो यार, इंस्टाग्राम पर आओ, मॉडर्न मास्टर जी को फॉलो करो और वहां पर हम चैट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।